तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज यहाँ पे हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक होएगा वो है यहाँ पे संज्ञा। तो आज हम यहाँ पे संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को यहाँ पे संज्ञा कहते हैं। यानी कि संज्ञा एक नाम है। ठीक है, संज्ञा यहाँ पे एक नाम है और वो नाम किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी प्राणी का भी हो सकता है, किसी वस्तु का भी हो सकता है। वस्तु में जैसे किताब हो गया, कुर्सी हो गई, मेज हो गया, या स्थान जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो ये यहाँ पे स्थान है। या भाव, तो भाव जैसे खटास हो गया, मिठास हो गया। भाव, ये जो मिठास है ये यहाँ पे एक भाव है। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि परिभाषा तो हमने यहाँ पे जान ली है, लेकिन अब हम यहाँ पे जानेंगे संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो जो मूल रूप से यहाँ पे संज्ञा के भेद होते हैं वो यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और अगर यदि यहाँ पे कुल भेदों की बात की जाए तो कुल यहाँ पे 5 प्रकार के होती हैं संज्ञा: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे ये 5 प्रकार की हैं कुल संज्ञा के भेद। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा है ये पहले यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती थी। अब इनको यहाँ पे अलग किया गया है। अब मैं आपको यहाँ पे द्रव्यवाचक का एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे चांदी, द्रव्य क्या होते हैं? चांदी हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, तो ये सारे यहाँ पे द्रव्य हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ चांदी की, मैंने यहाँ पे चांदी कहूँ तो चांदी से जितनी भी चांदी है, यानी कि चांदी से यहाँ पे संपूर्ण चांदी का बोध हो रहा है। सोना, सोने से यहाँ पे संपूर्ण सोने का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जितने भी द्रव्य थे, था तो ये पहले जातिवाचक संज्ञा का ही उदाहरण, लेकिन इसमें जातिवाचक के अंतर्गत जितने भी यहाँ पे द्रव्य थे उनको यहाँ पे अलग करके द्रव्यवाचक संज्ञा में जोड़ा गया। समूहवाचक, तो समूहवाचक का जैसे उदाहरण हो गया एक टीम हो गया, या सभा हो गई, या यहाँ पे परिवार हो गया, तो ये यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ परिवार, ठीक है, मैं यहाँ पे एक परिवार कह रहा हूँ, तो परिवार में जितने भी लोग हैं, यहाँ पे परिवार शब्द से पूरे परिवार में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, उनका यहाँ पे बोध हो रहा है। या मैं यहाँ पे कहूँ सभा, तो इस सभा शब्द से संपूर्ण सभा में जितने भी लोग हैं उन सब का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण था, लेकिन जातिवाचक संज्ञा से जितने भी समूहवादी संज्ञा थी उनको अलग करके समूहवाचक संज्ञा में जोड़ा गया। ठीक है, तो ये थे यहाँ पे द्रव्यवाचक और समूहवाचक के उदाहरण। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पे एक एक करके जो संज्ञा के भेद हैं इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ है जो संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती हो। एक पार्टिकुलर व्यक्ति, एक पार्टिकुलर स्थान या एक पार्टिकुलर वस्तु भी हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ राम, ठीक है, तो राम से यहाँ पे भगवान राम का बोध हो रहा है, क्योंकि भगवान तो एक ही है ना। भगवान राम है वो यहाँ पे एक ही हैं, तो यहाँ पे राम से सीधे उनका यहाँ पे बोध हो रहा है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मतलब इसका यहाँ पे व्यक्तिवाचक का एक ही अर्थ है कि एक शब्द से केवल एक ही व्यक्ति का, पार्टिकुलर ढंग से एक ही व्यक्ति का बोध हो। जैसे यहाँ पे लिखा है यमुना, तो यमुना जैसे नदियाँ हो सकती है, गंगा, गोदावरी, भागीरथी। अगर यहाँ पे मैं नदी लिख दूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे नदी लिख दूँ तो नदी के अंतर्गत तो कई नदियाँ आती हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है यमुना। ठीक है, यहाँ पे लिखा है यमुना, तो ये यहाँ पे एक पार्टिकुलर नदी है। तो इस प्रकार यहाँ से यमुना से सिर्फ यमुना नदी का ही बोध हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे लिखा है रामायण, तो रामायण एक पुस्तक है, क्योंकि पुस्तक एक ही है रामायण, एक पार्टिकुलर पुस्तक है,
इसीलिए यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। यानी कि किसी विशेष पार्टिकुलर व्यक्ति, पार्टिकुलर स्थान या पार्टिकुलर वस्तु का बोध हो तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिसमें संपूर्ण जाति का बोध हो तो वो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी उसमें बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, बहुत सारे स्थान या बहुत सारे वस्तु भी हो सकते हैं। तो जिसमें मतलब एक शब्द से यहाँ पे संपूर्ण जाति का बोध हो तो वो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है नदी, ठीक है। अब यहाँ पे नदी लिखा है तो नदी से यहाँ पे किसी एक नदी का बोध तो नहीं हो रहा है। नदी के अंतर्गत तो बहुत सारी नदियाँ आती हैं, गंगा नदी, भागीरथी नदी, यमुना, गोमती, तो जितनी भी नदियां हैं, नदी से यहाँ पे सभी नदियों का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे नदी एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है पर्वत, तो पर्वत यहाँ पे पर्वत के अंतर्गत हिमालय पर्वत भी हो सकता है, नंदा देवी पर्वत भी हो सकता है, एवरेस्ट भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे संपूर्ण पर्वतों का बोध हो रहा है। अब पहाड़ है तो पहाड़ के अंतर्गत जितने भी यहाँ पे पहाड़ आते हैं उन सभी का यहाँ पे बोध होता है, क्योंकि पहाड़ एक तो नहीं होता है। तो यानी कि जहाँ पे एक नाम के अंतर्गत बहुत सारे लोगों का या वस्तु का बोध हो तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं भाववाचक, जिसमें हमें किसी के गुण का बोध हो, अवस्था का बोध हो या माप का बोध हो, जिससे हमें कोई भाव पता चल रहा हो तो वहाँ पे वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है क्रोध, ठीक है। तो क्रोध, कोई व्यक्ति क्रोधित हो गया, उसमें हमें उसके भाव का पता चल रहा है कि उसका किस प्रकार का भाव है। वीरता, वीरता भी एक भाव है। कोई व्यक्ति अधिक वीर है, उसकी वीरता का प्रदर्शन देखा तो यानी कि हमें उसकी जो वीरता है उसका भाव का पता चल रहा है, तो वीरता यहाँ पे एक भाववाचक संज्ञा है। अपनत्व, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक अपनत्व भी है। अपनत्व तो अपनेपन का भाव, अपनत्व से हमें यहाँ पे अपनेपन का भाव हो रहा है, तो ये यहाँ पे एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य या किसी सामग्री का बोध होता हो वो यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। तो जैसे सोना, लोहा, तांबा, चांदी, लकड़ी, ये सभी यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द में किसी समूह का बोध हो, यानी कि एक शब्द से पूरे समूह का यहाँ पे बोध हो रहा हो, वो यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे एक प्रकार, जैसे यहाँ पे टीम लिखा है, ठीक है। तो टीम एक व्यक्ति से नहीं बनती है, टीम में जितने भी लोग होंगे उन सभी का यहाँ पे बोध हो रहा है। मान लो यहाँ पे लिखा है कक्षा, ठीक है। कक्षा, तो कक्षा भी एक कक्षा में यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं, एक समूह होता है। तो कक्षा शब्द से यहाँ पे सारे अभ्यर्थियों या पूरे समूह का यहाँ पे बोध हो रहा है। मेला, मेला भी एक व्यक्ति से नहीं लगता है, जहाँ पे भीड़ होती है, बहुत सारे समूह होता है। तो मेले से यहाँ पे संपूर्ण व्यक्तियों का यहाँ पे मतलब जो समूह है पूरे समूह का यहाँ पे बोध हो रहा है। सभा, तो सभा के अंतर्गत, सभा यहाँ पे शब्द है, तो सभा से यहाँ पे सभा में जितने भी व्यक्ति हैं संपूर्ण व्यक्तियों का यहाँ पे बोध हो रहा है, तो ये यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। तो अब हम देखो, कई बार हम क्या करते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से संज्ञा का प्रयोग हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में करते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं मैं आपको यहाँ पे अभी बताती हूँ। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तन कैसे होता है, कैसे हम यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो पंडित यहाँ पे क्या है, पंडित यहाँ पे एक जाति है, जातिवादी संज्ञा थी। लेकिन पंडित यहाँ पे किसके लिए प्रयोग हो रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए।
यानी कि ये यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का के लिए यहाँ पे उनका यहाँ पे बोध हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक जातिवाद था, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति का बोध हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे अब मैंने यहाँ पंडित तो यहाँ पे जाति हो गई, लेकिन यहाँ पे पंडित शब्द किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो यानी कि यहाँ पे एक ही व्यक्ति का यहाँ पे बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जाति भी आ गई। तो इस प्रकार से यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम परिवर्तन करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है, गांधी जी ने देश आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पे गांधी क्या है? गांधी यहाँ पे एक कास्ट है, जाति है। ठीक है, लेकिन जब भी हम कहेंगे गांधी जी देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो गांधी शब्द यहाँ पे महात्मा गांधी को रिप्रेजेंट कर रहा है। गांधी एक जाति थी, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो सकता था, लेकिन गांधी शब्द जो प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो रहा है, गांधी शब्द का प्रयोग। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में इसका यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक को एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार से हम जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तन करते हैं। दूसरा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तन। तो यहाँ पे जैसे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो यहाँ पे जयचंद क्या था? जयचंद यहाँ पे धोखेबाज था। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी धोखेबाज है जयचंद से, यहाँ पे जयचंदों से यहाँ पे जितने भी देखो यहाँ पे ये तो एक नाम है ना, पार्टिकुलर नाम है जयचंद, लेकिन इससे यहाँ किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन इससे यहाँ पे जितने भी धोखेबाज हैं उनका यहाँ पे बोध हो रहा है। तो इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है। इसी तरह अगर हम भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा को हम अगर बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग यदि हम बहुवचन के रूप में करते हैं तो उसे यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो जैसे मैं यहाँ पे लिखा है लिखावट। ठीक है, अब ये जो लिखावट है, तो लिखावट एक भाव है, यानी कि भाववाचक संज्ञा है। किसी की लिखावट, किसी व्यक्ति की लिखावट का बोध हो रहा है, किसी की अच्छी लिखावट होती है, किसी की बुरी लिखावट होती है, तो ये एक भाव, यहाँ पे भाव का बोध हो रहा है। लेकिन अगर मैं बहुवचन में इसको लिख दिया लिखावटें, तो यहाँ पे बहुत सारे व्यक्तियों के लिखावट शैली का बोध करा रहे हैं, यानी कि जातिवाचक संज्ञा कहलाती। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे अपवाद थे, जैसे दूरी या दूरियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लिखावटें हैं, ये यहाँ पे लिखावट तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति का बोध कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बहुवचन के रूप में इसे प्रयोग करते हैं लिखावटें, तो लिखावटें यहाँ पे बहुत सारे व्यक्तियों का बोध करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो ये यहाँ पे कुछ अपवाद थे जिनके बारे में हमने यहाँ पे जाना। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे ये थोड़ा बहुत समझ में ज़रूर आया होगा। तो अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।